एमए प्रीवियस के प्रिय छात्राओं, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में इतिहास लेखन की परंपरा पर पिछले कुछ व्याख्यान मैंने दिए थे। उस व्याख्यान की कड़ी में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास का लगभग विस्तृत विवेचन और विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचकीय दृष्टि, उनकी इतिहास दृष्टि आदि का भी विश्लेषण किया था, क्योंकि इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में इस तरह की दृष्टियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सारांश और संक्षेप में मैंने बताया था कि लोक शब्द आचार्य शुक्ल के यहाँ आकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और लोक धर्म की साधनावस्था के काव्य को महत्वपूर्ण मानने के कारण उनके संपूर्ण इतिहास लेखन की प्रक्रिया में यह प्रतिमान मूल रूप से स्थापित होता रहता है। इससे जहां आलोचकीय दृष्टि और साहित्य के इतिहास दृष्टि की संभावनाएं बढ़ती हैं, वहीं उसकी सीमाएं भी उभर कर सामने आ जाती हैं। संभावनाओं की चर्चा बहुत विस्तार से मैंने की है, परंतु सीमाओं की चर्चा थोड़ी बहुत करनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए अपनी इतिहास दृष्टि के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धिनाथों के साहित्य को साहित्य के इतिहास में सम्मिलित तक होने लायक नहीं समझा। उन्होंने साफ साफ कहा कि इनकी धार्मिक वाणियों को हम साहित्य में नहीं रख सकते, अर्थात जो उनका लोक था उस लोक की परंपरा के भीतर ये सार्थक भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते थे। अगर सार्थक भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते थे तो भी इनकी नोटिस लेना अपरिहार्य था। यह शुक्ल जी की एक सीमा ही कही जाएगी। दूसरा, साधनावस्था के काव्य के कारण निर्गुण भक्तों और उनमें भी खास करके कबीर के महत्व को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रेखांकित नहीं कर पाए। रीतिकाल में भी जो रीतिकालीन साहित्य का लोक काव्य की दृष्टि से महत्व था, उसको शुक्ल जी उजागर नहीं कर पाते। हालांकि आगे के आलोचक और इतिहासकार भी उस तरीके से नहीं उजागर करते और रीतिकाल उस रूप में अपना महत्व नहीं प्राप्त कर पाता जो आगे चलकर भगीरथ में मिश्र आदि कुछ लोगों ने कोशिश की रीतिकाल के महत्व को उजागर करने की। लेकिन शुक्ल जी की समाजोन्मुखी दृष्टि इस दृष्टि से यहाँ पर सीमा नहीं बन पाती, बल्कि संभावना ही ज़्यादा बनती है। इसलिए इस पर ज़्यादा विस्तार से हम चर्चा नहीं करते। अनेक दृष्टियों के आधार पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो शुक्ल जी ने जिन लोगों को दबाया उनकी ओर भी एक तरीके से शुक्ल जी की चूक और उनकी सीमा ही कह सकते हैं उनके इतिहास की, जिसमें बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के उस योगदान को वो पूरी तरह से और या यूं कहें कि ठीक तरह से रेखांकित नहीं कर पाते जो उन्होंने खड़ी बोली को किया। केवल इतना ही उल्लेख किया कि ये खड़ी बोली का झंडा लिए घूमते थे, जबकि खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में अयोध्या प्रसाद खत्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आधुनिक काल का जो विशाल भाग है उसमें से अगर खड़ी बोली आंदोलन को हटा दें तो बहुत कुछ अपने आप समाप्त हो जाएगा और पूरा का पूरा साहित्य, आधुनिक साहित्य का भंडार हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए उसकी नींव में खड़े अयोध्या प्रसाद खत्री को हमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसी प्रकार रहस्यवाद के प्रति आग्रह भी शुक्ल जी की एक सीमा है, क्योंकि आगे चलकर छायावाद के संबंध में रहस्यवाद के
औचित्य और उसका पूरा मूल्यांकन वो उतने ठीक से नहीं कर पाते। यह एक अलग बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास की यह संभावना भी है कि वो कोई एक प्रतिमान बनाते हैं तो उसे आदि से लेके अंत तक लागू करते हैं। बाद के बहुत सारे इतिहास पर बात करने वाले, लिखने वाले तो कम हुए, इतिहास पर बात करने वाले आलोचक बहुत हुए, उन्होंने भक्तिकालीन रहस्यवाद को तो खारिज करने की कोशिश की, लेकिन छायावादी रहस्यवाद में एक अलग तरह की सामाजिकता की अपेक्षा की और उस अपेक्षा के तहत उसके विश्लेषण मूल्यांकन में रहस्यवाद को बड़ा उचित सा ठहराने की कोशिश की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आरंभ से लेकर अंत तक रहस्यवाद के प्रति सजग हैं और रहस्यवाद जहां भी आता है उसका वे विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में रहस्यवाद की मूल बात ही गलत ठहरती है। रहस्यवाद को कुल मिलाकर के जब तुम आगे पढ़ोगी, देखोगी या बीए तक में देखा होगा कि रहस्यवाद साहित्य के भीतर ऐसा कोई वाद नहीं है जो बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, क्योंकि इसकी बुनियादी रूप, इसके बुनियादी परिभाषा ही अपने आप में बहुत बड़ी आधार भूमि नहीं लाती है। रहस्यवाद हिंदी के भीतर प्रेम को व्याख्यायित करता है और वो प्रेम किस ओर? ईश्वर की ओर। और वो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, चाहे निर्गुणियों के यहां देख लो, चाहे महादेवी के यहां देख लो, चाहे निराला के यहां देख लो, चाहे जिसके कहीं भी देख लो, वो ईश्वर अज्ञात और अज्ञेय है। यानी उसको अभी तक न तो जाना जा सकता है और न ही जाना जा सकता है। तो शुक्ल जी का स्पष्ट मानना है कि अज्ञात और अज्ञेय के प्रति जिज्ञासा, ये बात तो समझ में आती है। यानी कि तुम अगर किसी को जानती नहीं हो तो जानने की इच्छा तुम्हारे मन में आएगी। किसी को जाना नहीं जा सकता है तो भी ये इच्छा आ सकती है कि आखिर क्यों नहीं जाना जा सकता, कोशिश करके तो देखें। लेकिन उस अज्ञात और अज्ञेय के प्रति प्रेम संभव नहीं है। फिर से इसको समझ लो कि अज्ञात और अज्ञेय के प्रति जिज्ञासा तो समझ में आती है, लेकिन अज्ञात और अज्ञेय के प्रति प्रेम संभव नहीं है। प्रेम कैसे किया जा सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में परिचय प्रेम की प्राथमिक शर्त है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में परिचय प्रेम की प्राथमिक शर्त है। इसीलिए वो साफ साफ लिखते हैं कि बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। चाहे वो किसी स्त्री और पुरुष का प्रेम हो, चाहे देश का प्रेम हो। प्रेम को बहुत व्यापक फलक पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेते हैं। देश प्रेम से, स्त्री पुरुष के प्रेम से शुरू करते हुए जब वो देश प्रेम तक जाते हैं तो वो कहते हैं कि जिसको देश से प्रेम होगा वहां के पेड़ पत्तों, पौधों, फूलों, पहाड़ों, झरनों, नदियों, सबसे प्रेम होगा, मनुष्यों से प्रेम होगा। प्रेम केवल आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सार्थक और ऑथेंटिक बयान देने का नाम नहीं है। वो कहते हैं कि विदेशों में बैठा हुआ आदमी अगर अपने देश से प्रेम करता है तो वो यहां के सारी चीजों को याद करके विदेशों में उसके दुख में दुखी होगा, देश के लोगों के दुख में, और वहां बैठकर आंसू बहाएगा। यहां के दीन दुखी जनों की पीड़ा के हरण का प्रयास करेगा, न कि वो गणित लगाएगा कि भारत के आम, भारत का प्रेम है तो मान लो भारत के देश के संबंध में आम आदमी की औसत आमदनी का पड़ता बता दिए और इस आधार पे बताए कि देखो हम देश के बारे में कितना सोचते हैं। सोचने की चीज नहीं है प्रेम। वो परिचय होगा तो उसके दुख से दुखी होगा, यहीं से वो संवेदना आती है, यानी समान किस्म की वेदना आती है। इसीलिए वो कहते हैं
कि आम आदमी की औसत आमदनी का परता बताने वाले देश से प्रेम करने वाले नहीं होते हैं। हिसाब किताब भाड़े के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का काम भाड़े के लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेम प्राथमिक शब्द है। अब ये रहस्यवाद में आकर कहीं कहीं मूल्यांकन की दृष्टि से इस स्थापना के कारण शुक्ल जी से चूक होती है, खास करके छायावाद में वो निराला की पहचान नहीं कर पाते उस दृष्टि से, महादेवी की पहचान उस दृष्टि से नहीं कर पाते, पंत के प्रकृति प्रेम की थोड़ी प्रशंसा कर ले जाते हैं, निराला के मुक्त छंद आंदोलन को बिल्कुल खारिज करते चलते हैं। ये शुक्ल जी की कुछ सीमाएं हैं इन संभावनाओं पे चलते। अब आते हैं उसके बाद के इतिहास पर। उसके बाद में जो इतिहास दृष्टि और सार्थक साहित्य के इतिहास की चेतना आती है वो बहुत लंबा नहीं चलती है। मतलब साहित्य के इतिहास के ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन साहित्य के इतिहास की दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ, जैसी उम्मीद थी कि जैसी परिपक्वता शुक्ल जी ने दिखाई है उससे बहुत उत्कृष्ट परिपक्वता आने वाले लगभग सभी ग्रंथों में मिलेगी, वैसी परिपक्वता वाले ग्रंथ न के बराबर ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुरंत बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हिंदी साहित्य की भूमिका आती है। उसको हम पूरा पढ़ें तो एक विधिवत इतिहास दृष्टि और इतिहास बोध का पता चलता है। यह पता चलता है कि शुक्ल जी के लोक के भीतर समस्त जनता समावेशित है। शुक्ल जी की तरह लोक में काट छाट नहीं है। इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ जो लोक आता है वो अपनी संपूर्णता में आता है, जबकि शुक्ल जी के यहाँ लोक अपनी बहुत कुछ संपूर्णता में आने के बावजूद शास्त्रीयता की ओर उन्मुख होता चलता है और शास्त्रीयता के आधार पर भी काफी हद तक लोक का मूल्यांकन होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यह मानते हैं कि लोक के आधार पर ही शास्त्र का मूल्यांकन चाहिए। शास्त्र के आधार पर लोक का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कई बार कोई भी मूल्यांकन करते हुए सत्य का अनुकूलन करने का प्रयत्न करता है, जबकि लोक सत्य की सीमा को लांघता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं लोक के शास्त्र के माध्यम में क्षमा करना शास्त्र के माध्यम से लोक का मूल्यांकन करना नहीं चाहता, बल्कि लोक के माध्यम से शास्त्र का मूल्यांकन करना चाहता हूं। इसलिए लोक को समझना पड़ेगा। तो जब लोक में वो बैठते हैं तो सिद्ध नाथ तांत्रिक तंत्र मंत्र तोड़ना टोटका जो भी लोक में विराजमान है उस सब पर दृष्टिपात करना जरूरी है। भले ही उसकी आप प्रशंसा करें न करें अलग मुद्दा है, लेकिन वो लोक के भीतर मौजूद हैं, लोक को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उनका मूल्यांकन आवश्यक है। उनको छोड़कर या यह कहकर कि इनकी धार्मिक वाणियों को हम साहित्य की कोट में शामिल नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यह तर्क अपने आप में ही असंगत ठहरता है कि धार्मिक वाणियों को हम साहित्य की कोट में शामिल नहीं कर सकते। अगर इसको हम प्रतिमान बनाते हैं कि धार्मिक वाणियों को साहित्य की कोट में नहीं शामिल कर सकते, तो धर्म जिस अर्थ में आज हम ले रहे हैं उस अर्थ में संपूर्ण भक्ति साहित्य जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, फिर उसको क्यों नहीं खारिज करते। वहां तो तुलसी बिल्कुल लोक नायक की भूमिका के साथ साथ उनका नायक भी पूरे लोक का नायक बनता है और विश्व आलोचना के सामने खुद वो नायक अन्याय और अत्याचार से सताए गए समाज की रक्षा के निमित्त उद्धत एक प्रतिमान के रूप में स्थापित होता है।
शुक्ल जी की यह स्थापना ही वह विशिष्ट स्थापना होती है। तो जब बुनियादी आधार आप ये बनाते हैं तो वो खारिज अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब बुनियादी आधार ये बनाते हैं कि लोक के मूल्यांकन का मतलब समस्त लोक का मूल्यांकन है, तो समस्त लोक को सम्मिलित करना पड़ेगा। उसमें तांत्रिकों के, सिद्धों के, नाथों के जादू टोना टुटका से लेकर के तुलसी के आदर्श राम तक उस लोक के भीतर समाहित होंगे, और उन सब का समुचित मूल्यांकन अपरिहार्य और आवश्यक होगा, जिसे द्विवेदी जी अपनी इतिहास दृष्टि में शामिल करते हैं।